नमस्ते दोस्तों। 20 अप्रैल 1889 एक छोटा सा बच्चा ऑस्ट्रिया के ब्रनम अम इन नामक एक छोटे से टाउन में जन्मा। पर किसको पता था कि वही बच्चा आगे जाकर वर्ल्ड वार 2, जिसे इतिहास का सबसे डेडलीस्ट वार कंसिडर किया जाता है, उसका मुख्य कारण बनेगा। और वही बच्चा आगे जाकर 60 लाख ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 10 लाख पॉलिश सिविलियंस और 70,000 जर्मन्स का कातिल बनेगा। हाँ, मैं उसी डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की बात कर रहा हूँ, जिसने 1940s के दौरान पूरे यूरोप में अपना खौफ फैला कर रखा था और जिसने कई सारे जाने ली। चलिए आज इसी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में इसी वीडियो में जानते हैं। Storyblocks Audio. Storyblocks Audio. तो ये कहानी 20 अप्रैल 1889 से शुरू होती है, जब हिटलर का जन्म हुआ था। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि हिटलर ऑस्ट्रिया के ब्रनम अम इन में जन्मा था। और जब हिटलर 3 साल का था तो वो अपने परिवार के साथ जर्मनी के पसव नामक शहर में शिफ्ट हो गया। पर कुछ सालों बाद ही हिटलर और उसका परिवार 1894 में ऑस्ट्रिया के लबांच नामक शहर में बस गए। और कुछ सालों बाद ही हिटलर का व्यवहार कुछ बदलने सा लगा। वो अपने पिता व टीचरों के साथ लड़ता व झगड़ता रहता। फिर कुछ सालों बाद 21 दिसंबर 1907 में उसकी माँ क्लारा की ब्रेस्ट कैंसर के वजह से मौत हो जाती है और वो 18 साल का हिटलर यहाँ वहाँ लेबर का काम करता रहता है। जब वो वियना नामक शहर में रहने लगता है तब उसकी दिलचस्पी पेंटिंग और आर्किटेक्चर में बढ़ने लगी। फिर में 1913 में उसे अपने पिताजी की आखिरी संपत्ति मिलती है और वो जर्मनी के मुनिक नामक शहर में रहने लगता है। अगस्त 1914 में हिटलर को बावारियन आर्मी के बावारियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट 16 में भर्ती कराया गया। वो फ्रांस और बेल्जियम की वेस्टर्न फ्रंट में डिस्पैच रनर का रोल निभाता। पर जैसे ही जर्मनी वर्ल्ड वार 1 हार जाता है तो उसके बाद हिटलर वापस मुनिक आ गया और वो बिना किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आर्मी में ही बना रहा। सितंबर 1919 में हिटलर ने पॉलिटिक्स में अपनी पहली एंट्री मारी। वो जर्मन वर्कर्स पार्टी में अप्लाई करता है और उसका मेंबर बन जाता है। और जब इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP रख दिया गया, तब इस पार्टी के बैनर का डिजाइन हिटलर ने ही बनाया और आज हम इसी पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। 31 मार्च 1920 में हिटलर ने आर्मी छोड़ दी और पूरा वक्त पार्टी को देने लगे। वो जल्द ही पार्टी के लिए स्पीच देने लगे। वैसे हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर था। वो अपने बातों से ही लोगों को अपने काबू कर लेता था और सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते। खैर ये सब छोड़िए, कहानी में आगे बढ़ते हैं। और फिर उसने चालाकी से पार्टी के चेयरमैन ड्रेक्सलर को हटाकर वो उस पार्टी का चेयरमैन बन गया। वो जब भी स्पीच देता तो वो ऐसा बोलता था कि सारे लोग उसके हाँ में हाँ मिलाते और हमेशा वो स्पीच देखते वक्त क्राउड साइकोलॉजी का यूज करता। Madness. 1923 हिटलर ने बावारिया के ऊपर कब्जा करने का प्लान बनाया, पर वो प्लान फ्लॉप हो गया और उसे इसी के कारण जेल जाना पड़ा। नाजीज 1930 से पहले उतना पॉपुलर नहीं थे जितना वह 1930 और 1940 के दशक में हुए। जब हिटलर को जेल से आज़ाद कराया गया तो उस समय जर्मनी में पॉलिटिक्स कमज़ोर पड़ने लगा और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधर गई। फिर नाजी पार्टी और उसके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को
बावारिया में बैन करवा दिया। पर 4 जनवरी 1925 में बावारिया के प्राइम मिनिस्टर हेनरिच हेल्ड के साथ मीटिंग में हिटलर ने यह मान लिया कि वो बावारिया के स्टेट पावर को इज्जत देगा और वहाँ पर उसका नाता सिर्फ और सिर्फ राजनीति से ही रहेगा। फिर जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था पूरे यूरोप में, तब नाजी पार्टी ने लोगों को सहारा दिया और कहा कि वे जल्द ही उनको इन सारे मुश्किलों से आज़ाद करेंगे। आगे चलते ही चलते 1932 में नाजी पार्टी जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टी बन गया और उस वक्त पूरे जर्मन पॉपुलेशन के 37% वोट्स सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी को ही मिले थे। 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर के तौर पर अपॉइंट किया। वो अलग अलग तरीके की कोशिश करता ताकि वो पार्टी को और आगे बढ़ाए, पर फिर 27 फरवरी 1933 रिश्टैग यानी कि जर्मनी का अपना पार्लियामेंट में लोगों ने आग लगा दिया। फिर 28 फरवरी को हिडेनबर्ग ने रिश्टैग फायर डिक्री को साइन करा, जो लोगों को बिना किसी कोर्ट में ट्रायल के सीधा जेल जाने का गवर्नमेंट को राइट्स देता है। इसे आर्टिकल 48 के अंदर परमिट कराया गया। 21 मार्च 1933 द डे ऑफ पोस्ट डे ये सेरेमनी रिश्टैग में कराया गया ताकि नाजी मूवमेंट और ओल्ड पर्शियन एलिट्स के बीच यूनिटी की भावना बना रही। 23 मार्च 1933 में ये एनेबलिंग एक्ट पास हो गया जिसने नाजीज को पावर दे दिया कि रिश्टैग के बिना कंसेंट के ही वे अपने रूल बना सकते हैं। जैसे कि हिटलर और उसके एलाइज को लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव दोनों ही ब्रांचेस में पूरा कंट्रोल मिल गया था, तो अब वो जितने भी ऑपोजिशन पार्टी थी उनको दबाने लगी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो उनका सबसे बड़ा ऑपोजिशन पार्टी था उसे जर्मनी में बैन करवा दिया गया। जून के लास्ट तक सारे पार्टीज को इलीगल बना दिया गया और नाजीज के ओनली लीगल पार्टी ऑफ जर्मनी डिक्लेयर कर दिया गया। 2 अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग मर गया और हिटलर के और पंख खुल गए। वो पूरे पार्टी और रिश्टैग का हेड बन गए। इसके अलावा वो आर्म्ड फोर्स ऑफ जर्मनी का कमांडर इन चीफ बन गया। पूरे जर्मनी सिर्फ का माहौल बन गया। ज्यादातर लोग हिटलर के सपोर्टर बन गए थे। फिर हिटलर जर्मनी के जो भाग जर्मनी से अलग हो गए थे वो सब हिटलर ने वापस लाने का ठान लिया। मार्च 1936 राइनलैंड जो कि जर्मनी का एक छोटा सा भाग था उसे हिटलर वापस ले आया। जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन कर दिया जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कंट्रीज भी शामिल थे, पर हिटलर को इन सब कंट्रियों से साथ ठीक से बनता नहीं था। इसीलिए उसने खुद ही फरवरी 1938 में दूसरे कंट्रियों के साथ अपना खुद का एक अलायंस स्थापित किया और उसका मेंबर बन गया। 12 मार्च 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को भी यूनिफाई घोषित कर दिया। 30 सितंबर 1938 में उसने दूसरे देशों के साथ एक म्यूनिख एग्रीमेंट साइन किया जिसमें जर्मनी सुडेटेनलैंड नामक जगह को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। 1939 के प्राइवेट डिस्कशंस में हिटलर ने ब्रिटेन को अपना और जर्मनी का सबसे बड़ा एनिमी करार दिया। 3 अप्रैल को हिटलर ने आर्मी के साथ एक प्लान बनाया जिसमें पोलैंड को कैसे हड़पा जाए और उसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए वो उसमें शामिल कराया गया। उन्होंने ये 25 अगस्त में करने का प्लान बनाया। बहुत सारे लोग ये भी मानते थे कि 1 सितंबर 1939
जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और 3 सितंबर 1937 में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध ऐलान कर दिया। फिर तभी से वर्ल्ड वार 2 का शुरुआत हुआ। हिटलर ने फिर पोलैंड को जर्मनाइज करने का आदेश दिया। 9 अप्रैल 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे को अपने कंट्रोल में ले लिया और ग्रेट जर्मनी की स्थापना का ऐलान किया। फिर वो इसी में ही नहीं रुका, बल्कि वो मई 1940 में जर्मनी और फ्रांस पर अटैक किया और लक्सेमबर्ग, नेदरलैंड्स और जर्मनी को अपने कब्जे में ले लिया। और 10 जून को इटली ने भी जर्मनी के फोर्सेस को भी ज्वाइन कर लिया। 27 सितंबर 1940 बर्लिन में ट्राइपार्टाइट एक्ट, जो कि जापान, इटली और जर्मनी ने साइन किया, जिससे हिटलर और ताकतवर बन गया। हिटलर ने फिर सोवियत आर्मी में अटैक करने का प्लान रखा। उसने पहले तो अच्छे से राज जमाया, पर सोवियत आर्मी से वो हार जाता है। यूएसए ने वर्ल्ड वार 2 से दूरी बनाई रखी, पर जब जापान ने यूएस के नेवल बेस पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग की है, तो इसी के जवाब में जापान की हिरोशिमा में बॉम्बिंग किया, जिससे मई 1945 में हिटलर वर्ल्ड वार 2 हार जाता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे कि सोवियत संघ ने जर्मनी के ईस्ट वाले साइड पर और एलाइज उसके वेस्ट पर कब्जा कर लेते हैं, पर हिटलर हारा नहीं, जिसके कारण जर्मनी में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं। 30 अप्रैल 1945 के दिन, जो कि पूरे दुनिया को लाकर रख दिया, जैसे कि सोवियत ट्रूप्स ने बर्लिन में कब्जा कर लिया, तो उसी दिन हिटलर ने अपने बंकर में सुसाइड कर लिया। पर कुछ तब मानते थे कि वो अब भी जिंदा है। अब ये सच या झूठ कोई नहीं कह सकता। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।